हेलो एवरीवन, आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड्स एक्सियम को। वैसे मेनली इस चैप्टर में दो चीज़ों को जानना है, एक यूक्लिड्स एक्सियम्स और दूसरा जो है यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो इन दो चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले हमें क्लियरली अच्छे से समझना होगा कि आखिर यूक्लिड्स एक्सियम क्या है। तो पहले आज की वीडियो में केवल यूक्लिड्स एक्सियम को जानेंगे। तो देखते हैं कि यूक्लिड्स पहला एक्सियम ये क्या कर रहा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये यूक्लिड्स का पहला एक्सियम है। इसको हम अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब कि वो चीजें जो इक्वल है किसी तीसरी चीज के, दोनों ही किसी तीसरी चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। अगर पहली चीज किसी चीज के इक्वल है और दूसरी भी उसी चीज के इक्वल है, उसी थिंग के इक्वल है, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसके कहने का मतलब यही है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। किसी सेम थिंग यहाँ पे लिखा गया है तो वो चीजें जो किसी सेम थिंग के इक्वल है तो आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे की भी इक्वल होंगी। इसको ऐसे एल्जेब्रिक फॉर्म में समझते हैं, जैसे ए अगर सी के इक्वल है, ठीक है, और बी भी सी के इक्वल है, दोनों ही सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इसको अगर आप एल्जेब्रिक फॉर्म में समझते हैं सारे एक्सियम को तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड देखते हैं क्या कहता है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर दो इक्वल है, मान लेते हैं दो इक्वल हैं, ठीक है, उनमें अगर हम इक्वल चीजें ऐड करते हैं तो जो आता है, जो पूरा बनता है वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी मानते हैं कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो अगर हम ए में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं और बी में भी उतनी ही चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो दोनों का एडिशन के बाद जो होल्स बचता है वो दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसे देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ए में भी मैंने सी को ऐड कर दिया है, बी में भी सी को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने के बाद जो आया वो दोनों भी आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, जो तीसरा एक्सियम है वो सेकेंड एक्सियम की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। अगर दो इक्वल्स हैं उसमें से हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी इक्वल होगा। इसके कहने का मतलब ये है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ए और बी जो है दो इक्वल हैं, अगर हम दोनों में से सेम चीजें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ऐसे ए में से भी सी माइनस कर दिया और बी में से सी माइनस कर दिया, दोनों में से सी माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर दोनों का बचता है वो भी आपस में इक्वल होगा। यही लिखा गया है, रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो ए माइनस सी और बी माइनस सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और चौथा एग्जाम देखते हैं हम। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसके कहने का मतलब वो चीजें जो कोइंसाइड होती हैं, जो मिलती हैं, वो जो है आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, वो चीजें जो आपस में मिलती हैं एक दूसरे के, वो जो है आपस में इक्वल होती हैं। जैसे इसको हम एक लाइन से भी समझेंगे, जैसे यहाँ पे ए सी, ठीक है, एक लाइन है, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, तो यहाँ से ए से अगर हमें सी तक पहुंचना है, ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट ए से सी तक पहुंचे, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं ए से बी तक पहुंचे, फिर बी से सी तक पहुंचे, तो ये दोनों जो हैं कोइंसाइड हो रही हैं, मतलब मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगी। जैसे दोनों का मतलब कि इसको हम या तो पूरा डायरेक्ट ए सी को लें या फिर ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी लें। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको अलजेब्रिक फॉर्म में मैंने लिख दिया है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। से आपको चौथा एग्जाम जो है इससे समझ में आ जाएगा क्लियरली, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। पांचवा एग्जाम जो है ये क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको भी हम ये जो चौथे का लाइन रखे इसे समझते हैं। जैसे ABC ये एक लाइन है, पहले तो एक लाइन AC है, ठीक है, इसमें बीच में हमने एक पॉइंट B लिया है। जो B है वो AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AB और दूसरा BC, ठीक है। तो ये लाइन जो है AC वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, AB और BC। तो जो ये पार्ट इसके बने हैं AC के, वो जो है हमेशा जो है AC से छोटे होंगे। यहाँ पे लिखा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरा होता है वो अपने पार्ट से हमेशा ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। मतलब AC जो है AB से और BC से दोनों ही बड़ा होगा, उससे कभी छोटा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद छठवां जो है क्या लिखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको आप इजिली समझ सकते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीजें जो किसी सेम थिंग के डबल हो, किसी सेम थिंग के डबल हो तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। जैसे मानते हैं दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं, अगर वो किसी एक तीसरी चीज है उसके दोनों के डबल हैं, ठीक है, दोनों ही उसी चीज के डबल हैं। जैसे इसको अलजेब्रिक फॉर्म में आप समझते हैं, जैसे B है और C है, दो चीजें हैं, B भी A का डबल है और C भी A का डबल है, ठीक है, दोनों ही A के डबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि B और C आपस में इक्वल होंगे। तो यही हमने लिखा है 2A इज इक्वल टू B एंड 2A इज इक्वल टू C, देन B इज इक्वल टू C, ठीक है। वो चीजें जो किसी तीसरी चीज के डबल हों, जैसे दो चीजें हैं, एक भी किसी सेम थिंग के डबल हो और दूसरी भी उसी थिंग के डबल हो, तो जो है वो आपस में भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब सातवां एग्जाम देखते हैं और लास्ट एग्जाम, ये भी छठवें एग्जाम की तरह ही है। इसमें आपको ये बस थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीजें जो किसी सेम थिंग की आधी हो, हाफ्स हो, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। ऐसे B और C जो दो चीजें हैं, दो थिंग्स हैं, वो A के हाफ से दोनों भी, B भी A का आधा है और C भी A का आधा है। तो इसका मतलब ये होता है कि B और C दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके हेल्प से आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको जानना जरूरी हो गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।